बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए एसओसी 401 कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लेक्चर नंबर 27 से 30 तक की कंटिन्यूटी की है। ये मेरे लेक्चर 23 से स्टार्ट हुए थे आपके फाइनल टर्म और इंशाल्लाह मैं आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूंगा। मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर मैं आपके तमाम इम्पोर्टेंट जितने टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट से शॉर्ट करके आपको वीडियो बता रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके सारे पेपर इसी के अंदर से 100% निकलेगा। 100% इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं छोड़ा। जो बस उसने फॉर्मल इनफॉर्मल आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दी है वो चीज़ें रहने दे रहा हूँ। बाकी कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी कोशिश करूँगा कि सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने लास्ट 27 के सोशल नॉर्म्स तक मैंने आपका लेक्चर एंड किए थे लास्ट वीडियो के अंदर। यहाँ से मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा सोशल नॉर्म्स। तो सोशल नॉर्म्स को शुरू करने से पहले इसकी टाइप्स भी बताता चलूँ कि इसकी 2 टाइप्स हैं। यहाँ मैंने जो उनसे नोट्स हैं बड़े हो जाएंगे इसलिए मैंने इतना ज़्यादा इसके अंदर हेडिंग्स नहीं दी। आगे भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। कुछ कॉपी पेस्ट जस्ट डायरेक्ट कर लेंगे तो आपको देखना पड़ेगा पूरी वीडियो के अंदर कि मैं साथ साथ क्या आपको समझा रहा हूँ क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ आपने टाइप्स भी लिख लेनी है। All social norms are subjected to varying degrees according to the value held by different cultures. नॉर्म्स किसको कहते हैं? नॉर्म्स असूलों को कहते हैं। ऑल सोशल समाजी तमाम समाजी असूल को मुख्तलिफ सकाफ़तों के इक़्तिदार के मुताबिक मुख्तलिफ वैल्यू के अंदर हम डालते हैं, मुख्तलिफ कल्चर मुख्तलिफ सकाफ़तों तक रखते हैं। ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव नॉर्म यानी कि मस्बत जो उनसे सोशल नॉर्म है, मस्बत समाजी असूल, इसके अंदर क्या किया जाता है कि आप लोगों के जो उनसा बर्ताव है लोगों के साथ उसमें उसको देखा जाता है कि आपके तौर तरीके कैसे हैं और उसके तौर पर आपको इनाम दिया जाता है। वो किस में आ जाता है? पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स के अंदर। और नेगेटिव सोशल नॉर्म्स के अंदर क्या है कि आप असूलों को की खिलाफ वर्जी करते हैं और इसके तौर पर आपको सजा दी जाती है, तो वो नेगेटिव सोशल नॉर्म्स के अंदर आ जाता है। ठीक है। 2 टाइप्स हैं आपके एमसीक्यूज के अंदर भी आ जाती हैं। आगे फिर आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के पेपर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लेक्चर नंबर 27 के अंदर से बनता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैकेनिज्म। इनफॉर्मल मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। गैर रस्मी इनफॉर्मल गैर रस्मी मैकेनिज्म। अच्छा जी, सोशलाइजेशन इंश्योर दैट पीपल आर टॉट व्हाट देयर सोशल नॉर्म्स आर। Public opinion or social pressure often serves as an effective mechanism to avoid censure and rejections. समाजकारी जी, सोशलाइजेशन इस बात को यकीनी बनाती है कि लोगों को सिखाया जाए कि इनके माशरती असूल क्या हैं। लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई जाए कि आप लोगों के असूल, आप लोगों की जो उनसी नॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। अवामी राय या समाजी दबाव अक्सर तनकीद और मुस्तरद होने से बचने के लिए एक मौसर तरीकाकार है कि आप उनको इनफॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू समझाएं कि भाई आप लोगों के ये इक़्तिदार था, ये असूल थे आप लोगों के, आपने इससे हटना नहीं है, ये इनफॉर्मल है। ठीक है, कोई कानूनी इसका नहीं होता आप लोगों का। फॉर्मल के अंदर अगर चले जाएं तो फॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर डिफरेंट आ जाते हैं। ये आपने टाइप्स के हिसाब से देखना है। तो सॉन्ग ड्यूट्स क्या हैं जी? सॉन्ग यानी कि गाना, गाने का ये मुकाबला होता है अमॉन्ग्स द एमियर्स टू सेटल डिस्प्यूट, यानी कि दो कबाइल या दो लोगों के अंदर अगर लड़ाई हो जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग एक कंपटीशन छोटा सा रखते हैं। उसके अंदर गाना आप लोग गाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो उसके अंदर जो जीत जाता है तो वो अपनी लड़ाई के अंदर भी जीत जाता है। कितना अच्छा उन्होंने ये रखा हुआ है अपना त्यौहार, ये नेट्स के अंदर होता है। ठीक है जी, मोड्स आ गए। Or formal airing of the dispute involving kinsmen and the friends of litigants। इसके अंदर क्या होता है? मैंने जिस तरह आपको बताया था फॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर आप कानूनी चारा जो इख्तियार करते हैं अपने रिश्तेदार और दोस्त, इसके अंदर वो शामिल होते हैं जो कानूनी चारा जो उस बंदे की तरफ से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फॉर्मल के अंदर है। फॉर्मल के अंदर वैसे उसने 4 दिए थे, मैंने यहाँ आपको 2 दिए हैं शॉर्ट के हिसाब से। ठीक है, ये शॉर्ट के अंदर आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। यहाँ आपका लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट हो रहा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द साइकोलॉजिकल डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रुझान था, ये वो चाहते थे कि दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ सकाफतें आप लोगों की ना उनके अंदर फ़र्क और जो उनसी सिमिलरिटीज जो सेम चीज़ें हैं वो बता सकें कि इनका कल्चर कैसा है पूरी दुनिया के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर क्या फ़र्क है। मतलब कि हमारा कल्चर और इंडिया के कल्चर में क्या फ़र्क है, हमारे सोसाइटीज़ और इंडिया की सोसाइटीज़ में क्या फ़र्क है।
तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये शुरू से इंटरेस्ट है कि ये इन चीज़ों के दरमियान फ़र्क बता सकें कल्चर्स के दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरीज इन साइकोलॉजी। यहाँ आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चन नीचे दिए थे, उसका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने उनको नहीं करना। मैं जो आपको बता रहा हूँ आपके पेपर में इसी में से ही आएगा। The major question of relevance to cultural anthropologists attempting to understand the linkage between different cultures and what they can reveal about the human personality। यहाँ बात हो रही है नफ्सियाती जोन्स है, मतलब के बशरियात के सवालात। मैंने आपको पहले बताया था कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट बशरियात के सवालात के मुताबिक के अहम सवाल आपने बताने हैं। यहाँ मेजर क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन आप लोगों के माहिर माशियात जो उनसे बशरियात जो बता रहे हैं कि आप लोगों के दरमियान रेलिवेंस क्या है दोनों के दरमियान, क्या आप लोगों के दरमियान एक जैसी चीज़ें हैं जो उनसी आप लोगों ने बतानी है साइकोलॉजी के अंदर भी और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी। तो मैंने जब आपको साइकोलॉजी के लेक्चर बताए थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी आपस में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इनके साइंटिस्ट के काम, वो भी साइंटिस्ट की भी थ्योरीज भी आपस में बहुत सारी आपने कॉपी की थी PSY 101 उसके अंदर जी। नेक्स्ट है मेरे पास अभी इसी के आगे थ्योरीज छोटी छोटी शुरू हो गई हैं जी। इमोशनल डेवलपमेंट, मार्गरेट मीड फाउंड सम गर्ल्स वर मच लेस रिबिलियस एंड इमोशनल ट्यूमर देन दोज इन वेस्टर्न सोसाइटीज। यहाँ अब आप उसने अपना एक कॉल बताया कि जो इमोशनल मार्गरेट मीड ने अपना यहाँ बता रहा है कि सोमाई लड़कियां जो उनसी हैं मगरबी माशरों की निस्बत बहुत कम बागी या जज्बाती होती हैं। इमोशनल ट्यूमर एंड दोज इन वेस्टर्न सोसाइटी हंगामा खेज होती हैं। किन के जी जो मगरबी लड़कियां उनसे बनिस्बत ये कम होती हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है MCQs के अंदर कि ये किसने कहा था, मार्गरेट मीड ने कहा था ये, ठीक है। Psychological universal, the ability to make binary contrast, order phenomena, plan for the future, and have an understand of the world are universal psychological trait। साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल के अंदर क्या बात कर रहा है कि बाइनरी तजादात बनाने, रुझान तरबियत देने, यानी कि ये जो ऑर्डर टू फिनोमेन, प्लान टू द फ्यूचर, ये फ्यूचर के अंदर आप में मनसूबा बंदी और दुनिया को समझने की सलाहियत आलमगीरी नफ्सियाती शक्ल ये अख्तियार कर जाता है, ठीक है जी। साइकोलॉजिकल ट्रेट। नेक्स्ट मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के पास्ट पेपर के अंदर ये आए हुए हैं। डिफाइन सोशलाइजेशन एंड आल्सो राइट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन। अच्छा जी, सोशलाइजेशन is the term that psychologists and anthropologists use to describe the development of through the influence of parents and other। अच्छा जी, and the cultural expectation that the children in behavior। सोशलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप लोग साइकोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि वो कितनी डेवलपमेंट उसके अंदर हो चुकी है, आप लोग के जो पेरेंट्स हैं वो कितना आप लोगों को समझ रहे हैं और बिहेवियर उनका क्या है, ये सारा का कल्चरल एक्सपेक्टेशन के ऊपर आ जाता है। हमारे जो उनसा मशरिक के अंदर और सिस्टम है और मगरिब के अंदर और है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन takes place both directly and indirectly। indirectly कौन से होते हैं? The degree to which parents like children, the kind of work children are asked to do, and whether children go to school may at least partially influence how children develop psychologically। इसके अंदर बताया जाता है कि इनडायरेक्टली चिल्ड्रन जो उनसे वो पेरेंट की तरह की ही बातें कर रहे होते हैं कि ये क्या है, चिल्ड्रन आस्क्ड टू डू व्हाट देयर, वेदर चिल्ड्रन गो टू स्कूल मे एट लीस्ट पार्शली। पर्सनैलिटी टाइप्स, आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास। In the early 1950s, David Reisman proposed that there are three common types of personalities around the world। 1950 की दहाई के शुरू के अंदर डेविड रिसमैन जो है उसने आप लोगों को तीन किस्म के शख्सियात के बारे में बताया था। सबसे पहला जो था इन ट्रेडिशनल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन डूइंग थिंग्स द सेम वे दैट दे हैव ऑलवेज बीन डन। ये जो उनसे बंदे होते हैं ना इस किस्म के ट्रेडिशनल ओरिएंटेड, ये अपनी रवायात के ऊपर बहुत सख्त होते हैं कि हमने हमारी रवायात ये कहती हैं, हम इसी के ऊपर ही रहेंगे। रवायात पर मबनी शख्सियत चीज़ों को इस तरह करने पर जोर देती है कि हमेशा से जो पीछे से उनके आ रहे हैं ना, वो अपनी ट्रेडिशन, अपनी जो उनसी रवायात हैं उनको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इनर डायरेक्टेड पर्सनैलिटीज आर गिल्ट ओरिएंटेड। बातनी हदायत याफ्ता शख्सियात जुर्म पर मबनी होते हैं, मतलब इनके अंदर ये होता है कि यार ये हम ठीक नहीं। दैट इज टू से देयर बिहेवियर इज स्ट्रांगली कंट्रोल्ड बाय देयर कॉन्शियस। इनका जो ज़मीर होता है ना वो सख्ती से इनको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है जी।
अगला है जी अदर डायरेक्टेड पर्सनैलिटीज have ambiguous feelings about right and wrong. When they deviate from a social norms, they usually do not feel guilty. दूसरी तरफ चलने वाले शख्सियात हैं जो सही और गलत के बारे में सही नहीं है, वो दरमियान में ही रहते हैं कि यार ये मैं क्या ठीक है या नहीं है। When they deviate from a social norms, जब वो अपने सोशल नॉर्म से हट जाते हैं तो आम तौर पर मुजरिम अपने आप को क्या फील करते हैं कि वो जिस तरह के मुजरिम है वो गिल्टी फील करते हैं कि यार हमने अपनी नॉर्म्स को अपने असूलों को जो उनसे वो छोड़ दिया तोड़ दिया उनको। अगला है जी आइडियोलॉजी नज़रिया। अगर आइडियोलॉजी को अगर आप सेन में रखें तो आपने शुरू में 9-10 के अंदर भी पढ़ा हुआ है आइडियोलॉजी शुरू के अंदर पाक स्टडी के अंदर, तो यहाँ भी पढ़ लेते हैं वो और था यहाँ और है। एंड आइडियोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज। द आइडियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स liberalization could be seen to particularly promote the interest of the business classes. Ideology एन आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी एक नज़रिया है, ख्यालात का मजमूआ है। माशी जो लिबरलाइजेशन का नज़रिया ख़ास तौर पर कारोबारी तबकों के मफादात को फ़रोग देने के लिए देखा जा सकता है। आइडियोलॉजी जो है वो एक ऐसा नज़रिया है, हम लोगों का तो और था ना पाक स्टडी के अंदर, यहाँ और सिस्टम चल रहा है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी यही है। अच्छा जी इन्फ्लुएंसिंग आइडियोलॉजी organization that strive for power influence the ideology of a society to provide a favorable environment for them. Organization that strive यहाँ बात कर रहा है इन्फ्लुएंस आइडियोलॉजी। इसके अंदर एक और भी थी हेडिंग, मैंने वो नहीं कहीं भी देखी पास पेपर के अंदर और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। इसके अंदर से आपके पेपर के अंदर आता है। यहाँ क्या बात कर रहे हैं आइडियोलॉजी के बारे में कि वो तंजीमें जो ताकत के हसूल की कोशिश करती हैं माशरे के नज़रिए पर असर अंदाजी होती हैं, इनके लिए साजगार माहौल फराहम किया जाता है। आइडियोलॉजी जो उनसे एक मखसूस जो उनसे है नज़रियात की मिसालों के बजाय मुंजिम नज़रिए के नाम से किया जाता है। ये नहीं है कि आप लोग मेरा और आपका ये नज़रिया और हम अपने ऊपर चले जाएंगे, नो, यहाँ पूरे ग्रोह को देखा जाता है कि उनका क्या नज़रिया, एक जैसी सोच है, एक जैसे हैं तो फिर वो आगे चलते हैं। हैज़ बीन कैरिड आउट अंडर द नेम सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस आइडियोलॉजी। ये लेक्चर नंबर आपका 30 है। अच्छा जी हेजमोनी when most people in a society think alike about certain matter or even forget that there are alternatives to the current state of affair, we arrive at the concept of hegemony about which the philosopher Antonio Gramsci wrote. ये जो सा लास्ट है आपका, हेजमोनी का मतलब होता है बालादस्ती, मतलब कि आप अपनी बताएं कि यार मैं ऊपर हूँ, सुपीरियर हूँ। जब माशरे के ज़्यादातर लोग कुछ मामलात के बारे में यकसा सोचते हैं, उनकी एक जैसी सर्टेन मैटर्स और इवन फॉरगेट देयर आर अल्टरनेटिव्स टू द करंट स्टेट ऑफ अफेयर, या ये भी भूल जाते हैं कि मौजूदा हालात के मुतबादिल मौजूद हैं, तो हम बालादस्ती के तस्वर पर पहुँचते हैं जिसके बारे में फ़लसफ़ी एंथियोग्रामिक्स ने लिखा था। ये जो है इसके बारे में उसने हेजमनी के बारे में बताया था। ये आपका लेक्चर नंबर 30 है और मैं आपको बताता चलूँ कि आपके SOC 401 बहुत आसान ये आपका सब्जेक्ट है। इसके अंदर से आप अच्छा खासा CGPA अपना उठा सकते हैं। मेरे समझाने में अगर कोई कोताही रह गई हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। ऐसे मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर भी अच्छे से अच्छा बता सकूँ। जितने भी इसके अंदर मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं। आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको मत छोड़िएगा, 100% पेपर इसी के अंदर से आएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी फाइनल रिव्यू के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दूँ। जिसको ये नोट्स चाहिए हो तो मुझे मेल करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे मेल करें, मैं आप कमेंट में अपनी मेल करें, मैं आप लोगों को ये हैंडआउट्स दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।